नमस्कार। मेरी बीमारी श्यामा ने हर ली पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, मतलब घबरा जाती हैं, पर तुरंत संभल भी गई। मतलब उसने अपने आप को संभाल लिया, दृढ़ भी हो गई, मतलब मजबूत हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा। मतलब जैसे हरिवंश राय बच्चन की पत्नी जो श्यामा है, उसको ये अंदाज भी हो गया था कि अगर वो घबरा जाएगी तो उनके पति जो है वो उनकी घबराहट को सहन नहीं कर पाएंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। मतलब लेखक के माता पिता जो हैं स्तब्ध रह जाते हैं। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, मतलब वो सहनशील थे, धैर्यवान, धीरज वाले थे। उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं। मतलब पिताजी लेखक को भरोसा दिलाते हैं, हिम्मत देते हैं कि तुम घबराना मत, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। मतलब पिताजी ये तैयारी बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम अपना जो भी है घर संपत्ति सब बेच बाच कर तुम्हारा इलाज कराएंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मतलब लेखक अपने आप को शालिग्राम कहते हैं कि जैसे वो असमर्थ थे खुद की बीमारी के लिए। उसास मतलब एक निश्वास जो है लेकर रह जाते हैं। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल में से छुट्टी ले ली। लेखक जो है स्कूल से और ट्यूशन से थोड़े दिन के लिए आराम करने के लिए छुट्टी लेते हैं। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली। मतलब जो किताबें बेची होगी उनके पैसे थोड़े बहुत पड़े होंगे, उन पैसों से वो दवाइयाँ खरीदते हैं और चारपाई पर लेट गया। मतलब खटिया पर वो लेट जाते हैं आराम करने। श्यामा की सेवा साकार हो गई। उनकी पत्नी जो है लेखक की सेवा करती हैं, वो थोड़ी असर करती है। साकार हो जाना मतलब असर करती हैं। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। लेखक को बिना चिंता किए आराम करने के लिए सलाह दी गई थी। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। मतलब लेखक के पास काम ही इतना था कि चिंता करने का उनके पास समय नहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। मतलब अब कुछ काम नहीं था, जब आराम करने का था तो खाली चिंता ही चिंता करने को थी कि घर कैसे चलेगा, दवाइयाँ कैसे आएगी, क्या होगा। ये सब चिंताएं उनको कोरे खा रही थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मतलब सबसे ज़्यादा चिंता लेखक को उन्होंने जो कर्जा लिया होगा उसकी चिंता थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। मतलब जो ब्याज का जो हफ्ता है वो तो समय से सामने वालों को देना ही पड़ेगा। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। मतलब रेगुलर सामने वाले को पैसा देना, साख जुड़ना, मतलब इज्जत का सवाल था। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। मतलब व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो जीते जी व्यक्ति मरा हुआ ही समझना चाहिए। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। मतलब उनकी पत्नी को तो सब पता था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? मतलब किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? अगर आप चिंता ही करते रहेंगे तो दवाइयों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के
मुझ पर 400 कर्ज हैं, करीब 100 अन्य मित्रों के। मतलब जो सोसाइटी होगी जहाँ से उनको पैसे जो है उधार मिले होंगे, उसके 400 रुपये लेखक के माथे पर कर्जा है। मित्रों के पास से 100 रुपये और कर्जा लिया है। तो ये सब चिंता का विषय है लेखक के लिए, जो अपनी पत्नी को बताते हैं। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा। मतलब कर्जे की बात पत्नी ने सुनी तो पत्नी महोदय जो है जवाब देते हैं। जो जवाब सुनकर लेखक जो है अपनी चारपाई से खड़े होकर पत्नी की ओर घूरते रहते हैं, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। मतलब उनकी पत्नी को वो जो है पूरी तौर से अभी तक समझे नहीं है, पहचाना नहीं है, पहचानने की ज़रूरत उनको लग रही है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। मतलब तुम चिंता मत करो, तुम मर जाओगे तो भी मैं कर्ज उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मतलब बिना चिंता किए अगर मौत आती है तो उसका स्वीकार कर लो, ऐसा कुछ कहना चाहती है हरिवंश राय बच्चन की पत्नी श्यामा। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर ये वाक्य कहा होगा। मतलब लेखक को ये विचार आता है, सोचते हैं कि उनकी पत्नी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर, मतलब लेखक जो चिंता कर रहे हैं उस चिंता से मुक्त होने के लिए ही ऐसा कुछ कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वो क्या नहीं कर सकती थी। मतलब लेखक बिना चिंता किए आराम करें, इसके लिए वो क्या कुछ नहीं करती थी। सब कुछ उससे जो भी बन पड़ता था वो सारे प्रयत्न वो करती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। लेखक अपने विचार पर गलत साबित होते हैं कि मैंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया है। मुझे अपने लिए ही नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। मतलब अब उनको लगता है कि मुझे मेरे लिए नहीं पर अपनी पत्नी के लिए तो जीना ही पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। मतलब उनको ये चिंता सताती है कि मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ किया नहीं, कभी करने के योग्य नहीं रहा। मतलब उनसे कुछ बन नहीं पड़ा है, पत्नी के लिए कुछ करने के योग्य वो हुए नहीं हैं। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। मतलब लेखक सोचते हैं कि एक तो मैंने पत्नी के लिए कुछ किया नहीं और दूसरा अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा कर्जा उतारने की चिंता उसके माथे पर रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो खुद को बड़ा अपराधी मानते हैं। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ पा जाऊंगा। मतलब अपनी पत्नी के लिए चिंता का विषय छोड़ने के लिए वो राजी नहीं है। जीने का रास्ता खोजूंगा, मतलब जीने का प्रयत्न वो करेंगे, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। मतलब वो जिंदा रहेंगे और अपनी चिंता को खुद ही मिटाने का प्रयत्न करेंगे। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। मतलब एक दिन का समय होगा, रात के समय में उनके कानों में एक ऐसी आवाज़ आती है कि एक उपाय, रास्ता मतलब एक उपाय और भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मतलब केवल 15 दिन दवाई ली थी तो जेब में जितने भी पैसे होंगे सब खाली। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। मतलब लेखक की इच्छा नहीं थी कि उनके पिताजी उनका घर बेचकर उनका इलाज कराएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनकी भूखे नंगे ही बैठना पड़े। मतलब वो चाहते थे कि भाई वो अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठे, भले भूखे नंगे बैठे पर अपने घर में शांति से बैठे। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मतलब
अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो रहने के लिए घर तो उनके पास था ही। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था। मतलब बुढ़ापे में माता पिता के जो छत्र हैं, जो घर है, वो छीनने का कारण लेखक बनना नहीं चाहते थे। पर यह भी नीति का एक व्यंग्य है। मतलब किस्मत है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। मतलब वो अपने घर में अपने अंतिम सांस लेने का उनका जो नसीब होता है वो नहीं, अगर उनके नसीब में हुआ होगा, ना जाने राम कहाँ लागे माटी। मतलब भगवान जाने कि हम कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ मरते हैं। पर उस समय मैं कैसे जानता। मतलब लेखक को तो इस बात का पता नहीं था कि व्यक्ति कहाँ पैदा होता है, कहाँ मरता है, ये तो भगवान ही जाने। और एक दिन मुझे वो रास्ता दिखाई दिया। मतलब वो उपाय, रास्ता दिखाना मतलब उपाय जो है उनको दिमाग में आता है, जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। मतलब वो अपने ही बलबूते पर चलकर खुद की जो समस्याएं हैं, चिंता का विषय है, वो समाप्त कर सकते हैं। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए। मतलब किसके लिए? तो अपनी पत्नी के लिए मैं कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। मतलब पत्नी को लेखक की मृत्यु के बाद कोई चिंता करनी पड़ी, ऐसा वो नहीं करना चाहते थे। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मतलब ये जो उनका संकल्प था, निर्णय था, उससे उनको एक नया एक अंदाज मिला, एक नई ताकत मिली। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मतलब लेखक डॉक्टर पास जाते हैं और कहते हैं कि आप जो दवाइयाँ देते हैं वो महंगी हैं और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मतलब लेखक कुछ आगे बोले उससे पहले ही डॉक्टर बीके मुखर्जी जो हैं वो कहते हैं, अगर पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में जितनी भी चुनौतियाँ आती है उससे मेरे को बल यानी ताकत मिलती हैं, शक्ति मिलती है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्द से संचय किया। मतलब लेखक बताते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो जिंदगी में मैं कुछ संघर्ष नहीं कर पाता। पर उन्होंने जो शब्द बोले थे कि जाओ मरो, तो इन शब्दों के आधार पर मुझे अब संघर्ष करना था। उससे उनको एक ताकत मिली थी कि मैं अब कुछ करके बताऊंगा। लड़कपन में मैं मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मतलब बचपन में लेखक के पड़ोसी रहे होंगे बाबू मुक्ता प्रसाद, जो उन्होंने लुई कुने मतलब गर्म पानी का, ठंडा पानी का कोई इलाज बताया होगा। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था। मतलब लेखक की जो बीमारी थी, उस बीमारी में ठंडे पानी का टब जो है भरकर उसमें सीड्स बाथ मतलब बैठकर उसमें बैठे रहने का, बैठकर स्नान करने का, ऐसा कुछ विधान होगा। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। मतलब जो लेखक को जो बीमारी है क्षय यानी टीबी की, उस बीमारी से लड़ने के लिए दूध, घी, मक्खन, अंडा जो गर्म पदार्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। मतलब लेखक जो बाबू मुक्ता प्रसाद के सुझाव पर जो इलाज करना चाहते थे उसमें चिकना मतलब
जो घी, दूध, अंडा आदि जो है ये सब खाने की उसमें मनाही थी। सिर्फ कच्ची सब्जियां, मतलब केवल कच्चे साग भाजी जो हैं वही खाने थे। फल, भीगे चने, मतलब फल भी, भीगे चने भी, गेहूँ आदि पर रहना था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ आदि पर उनको अपना जो जीवन यापन करने का था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च, मतलब दवाइयाँ भी नहीं और कुछ एक्स्ट्रा खुराक जो है उसका भी कोई खर्च नहीं होता था। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, मतलब यही लेखक के स्थिति के अनुकूल इलाज था और कामकाज साधारण किए जाना था। मतलब वो कामकाज भी, इसमें आराम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, साधारण सामान्य वो कामकाज भी कर सकते थे। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सीट्स बात आरंभ किया। मतलब डॉक्टर मुखर्जी ने जो उपाय बताए थे वो चिट्ठा जो है फाड़ कर फेंक देते हैं और बाबू मुक्ता प्रसाद के जो लुई कुने का इलाज है उसके अनुसार उन्होंने सीट्स बात लेना प्रारंभ कर दिया। तदनुसार खुराक आदि भी रखी, मतलब उसके अनुसार उन्होंने खान पान का भी ध्यान रखा। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, मतलब लेखक स्कूल की नौकरी भी शुरू कर देते हैं। रात को जो ट्यूशन कराते होंगे वो उन्होंने छोड़ दिया। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था, मतलब जो ट्यूशन का पैसे आता था वो पैसे ट्यूशन के बंद हो गए, तो अब किताबें जो हैं उनकी बिकती होगी। उनका जो पैसा आता था वो मान लो ट्यूशन के ही पैसे समझकर वो खर्च करते थे। श्यामा ने मेरा विरोध न किया, मतलब उनकी पत्नी ने लेखक का विरोध नहीं किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मतलब लेखक जो भी रास्ते पर चले हैं वो उनके लिए उचित ही हैं। स्वस्ति पंथा मतलब तुम उसमें सफल रहो, इस प्रकार का ये अर्थ होता है और वो उनके पीछे पीछे नक्शे कदम पर चली हैं। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। मतलब लेखक को स्नान आदि में उनकी पत्नी का पूरा सहयोग रहा। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। मतलब लेखक कहते हैं कि उसने अपने इच्छा बल से किसी रास्ते पर ठहरने नहीं दिया है, मतलब आगे बढ़ने के लिए ही उनको प्रेरणा प्रोत्साहन दिया है, न पीछे फिरने दिया, मतलब वापस भी जाने नहीं दिया, आगे बढ़ते रहो। राह पकड़ तो एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। कवि हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला कविता है उनकी ये पंक्तियाँ हैं कि हे राही तू अपना रास्ता पकड़ कर चलता रहे, चलेगा तो जीवन रूपी मधुशाला तुझे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। मतलब लेखक बताते हैं कि उनका इलाज जितने दिन चला उतने दिन उनकी पत्नी ने अपने सारे जो दुख दर्द थे कील दिए, मतलब जैसे उसको दबा दिया और कभी भी उनको कोई भी तकलीफ़ है इसकी फरियाद उनके पति से नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया। मतलब लेखक चिंता मुक्त हुए और चिंता मुक्त होकर अपने दुख दर्द से जो उनको छुटकारा मिला वो लेखक बताते हैं कि सारा श्रेय उनकी पत्नी को जाता है। इस आत्मनियंत्रण, मतलब आत्मा पर जो नियंत्रण करता है उसको आत्मनियंत्रण कहा जाता है। आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ, मतलब इसे वो क्या नाम दे ये उनको समझ में नहीं आता कि आत्मनियंत्रण कहें या आत्मनिग्रह कहें या इच्छा बल या हठ योग कहें,
वो उनकी समझ के बाहर की बात है। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। मतलब लेखक को बीमारी से मुक्त कराने के लिए उनको बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। मतलब लेखक जो अपनी क्षय की बीमारी से बाहर आते हैं उसी दिन 15 अप्रैल 1936 का दिन था, और उनकी पत्नी जो है वो खटिया पर बीमार होकर पड़ती है कि फिर वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो पाती। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब 216 दिन वो पथारीवश रही, बीमार रही, और इसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मतलब इनका जो वैवाहिक जीवन था, उस वैवाहिक जीवन में दोनों पति पत्नी को मृत्यु के साथ संघर्ष करना पड़ा है। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता में मुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। मतलब लेखक बताते हैं कि वो जो सफल हुए हैं उन सब में उनकी पत्नी का पूरा सहयोग रहा है, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। मतलब लेखक भी अपनी तरह से पूरी तरह से सहयोग देते हैं, पर वो हार जाती है ज़िंदगी से, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है संभवत एक मोर्चे की कमजोरी से। मतलब पूरी तरह से जैसे लेखक अपनी पत्नी को तंदुरुस्त करने में लगे होंगे, पर वो उन्होंने खुद ने ही हिम्मत हार दी होगी, और इस एक मोर्चे की कमजोरी के कारण वो कभी तंदुरुस्त नहीं हो पाती। वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। मतलब लेखक के विषय में कि उनका क्या होगा, यही चिंता का विषय उनकी पत्नी को रहा है। वो चिंता से मुक्त नहीं हो पाई। तो यहाँ पर ये पाठ जिसका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली पूरा होता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।